नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मेरा नाम है हितेंद्र भदौलिया। बीते 11 दिन यानी 1 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक पूरे मध्य प्रदेश में सेफ क्लिक नाम से एक अभियान पुलिस के द्वारा चलाया गया। साइबर ठगी से बचने और लोगों को किसी भी तरह से इस तरह के झांसे में ना आए उसको जागरूक करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम को लेकर कौन कौन सी चीजें पुलिस ने जनता के बीच में रखी, किस तरह के आयोजन किए, ये सब चीजें आपके बीच में सिलसिलेवार तरीके से रखूंगा। साथ ही साइबर ठगी में लोग कैसे झांसे में आते हैं और किस तरह से उनके साथ चीजें होती हैं, कुछ लोगों को लेकर उनके साथ बातचीत भी है। इसके अलावा किस तरह से जागरूकता इस मामले में दिखानी चाहिए और कानून किस तरह से इसमें काम कर रहा है कि पूरा का पूरा अशोकनगर जिले में जो 11 दिन का कैंपेन हुआ उसमें पुलिस ने कहाँ कहाँ क्या क्या कार्यक्रम किए, ये सब चीज़ों को लेकर आपके बीच में भी बात करेंगे। साथ ही ये भी जरूरी है बात करना कि आखिर इसको चलाने की ज़रूरत क्या पड़ी और कानून में इसके लेकर क्या क्या प्रावधान इस समय जो हैं वो क्या काफ़ी हैं या इस पर और भी बात करने की ज़रूरत है। सबसे पहले अशोकनगर पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार जैन से जानते हैं कि दरअसल इस अभियान को लेकर किस तरह से चीजें अशोकनगर में हुई हैं और पूरा कार्यक्रम किस तरह का रहा। पूरे मध्य प्रदेश में 1 से लेकर 11 फरवरी तक एक बड़ा अभियान पुलिस के द्वारा चलाया गया, जिसमें साइबर से जुड़ी चीज़ों को लेकर पुलिस जनता के बीच पहुंची थी। इसकी गंभीरता इसी तरह से लगाई जा सकती है कि न केवल अशोकनगर बल्कि प्रदेश के सभी जिलों में, सभी थानों में इसको लेकर एक बड़ा कार्यक्रम जागरूकता को लेकर चलाया। आखिर साइबर ठगों को किस तरह से लोग जो है बच सकते हैं उनसे और किस तरह इस चीज़ों को लेकर और एहतियात बरती जा सकती है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। वो प्रदेश पुलिस के पास बहुत सारे काम होने के बावजूद इसको सर्वोच्च प्राथमिकता से लिए जाने के पीछे के क्या कारण है, इन सब पर बात करने के लिए अशोकनगर पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार जैन साहब हमारे बीच में। तो एसपी साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। पुलिस वैसे ही बहुत सारे काम करती है अपने कामों के अलावा, और हमने देखा कि बहुत लंबे समय बाद एक इतना बड़ा इवेंट देखा जिसमें 11 दिन पुलिस ने जो है एक बड़ा कार्यक्रम किया जगह जगह जाके। तो इसका उद्देश्य क्या रहा, किस वजह से इसको शुरू किया? देखिए, जैसे पुलिस कई कार्यों में व्यस्त रहती है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो पुलिस का मुख्य कार्य है वो यही है कि क्राइम का प्रिवेंशन और डिटेक्शन, जी, कि या तो अपराध हो नहीं और अगर हो तो उसका खुलासा हो। जी, तो पिछले कई समय से ये बात देखने में आ रही है कि साइबर अपराधों पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं हो पा रहा है समस्त प्रयासों के बाद भी। जी, इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस मुख्यालय से पुलिस महानिदेशक महोदय ने ये निर्देश दिए थे कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में 1 तारीख से 11 फरवरी तक सेफ क्लिक अभियान चलाया जाए। इस अभियान का उद्देश्य ये था कि सभी लोग इंटरनेट को सेफली यूज करें ताकि उनके साथ में कोई साइबर फ्रॉड ना हो। और इसको चूँकि जागरूकता के लिए ही चलाया गया था, तो सभी थाना प्रभारियों ने इसमें अत्यधिक रुचि ली और हम लोगों ने इस दौरान लगभग 158 जनसंवाद कार्यक्रम किए। 15 जगह हम लोगों ने इसमें 158 जगह जनसंवाद कार्यक्रम किए, 18 जगह हम लोगों ने जागरूकता रैली निकाली, करीब 15 नुक्कड़ नाटक किए और ऐसे देखा जाए तो करीब 4000 पैम्पलेट इसमें वितरित किए और 33,000 लोगों से हम लोगों ने करीब इंटरेक्शन किया है। इसमें सभी अधिकारी शामिल हुए हैं। उद्देश्य इसका यही है कि किसी भी अशोकनगर के नागरिक के साथ कोई साइबर फ्रॉड ना हो। सर, हम देख रहे हैं कि पिछले 10 वर्ष पहले जब एटीएम चला करते थे तो शुरुआत वहाँ से साइबर ठगी की हुई थी और इसके बाद पुलिस के पास बहुत सारे वेरिएशन में ठगी की चीज़ें आई। तो कौन कौन सी चीज़ें जो इस समय की स्थिति में सबसे ज़्यादा फेस कर रहे हैं लोग? देखिए, इस समय जो सबसे ज़्यादा साइबर ठगी का जो तरीका प्रचलन में है वो है डिजिटल अरेस्ट का। जी, डिजिटल अरेस्ट के बारे में जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को फ़ोन आता है और फ़ोन पे उसको डर, भय, ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं। पहले जैसे कई बार उससे कहा जाता है कि आपका कोई बेटा रेप में फंस गया है और उसको पुलिस ने पकड़ लिया है और उसको अगर छुड़ाना है तो फिर पैसे दीजिए। कई बार इस तरह की भी बातें करते हैं कि आपकी बेटी है वो इस तरह के किसी अपराध में फंसी हुई है। कई बार वो ये कहते हैं कि आपने जो आपका आधार नंबर है और जो आपका मोबाइल नंबर है उनका उपयोग करके या उनको एड्रेस वो वाला लिख के कोई ऐसा पार्सल आया है जिसमें नार्को ड्रग्स है। कई बार वो बोलते हैं कि आपका जो आधार नंबर है उससे कोई सिम खरीदी गई है और उस सिम से ऑफेंसिव मैसेजिंग लोगों को हो रही है। हमारे यहाँ जो डॉक्टर हरवीर सिंह रघुवंशी का उदाहरण है ये इसी तरह का एक था। हाँ, डॉक्टर हरवीर सिंह रघुवंशी का उदाहरण भी इसी तरह का है, लेकिन उनके साथ फ्रॉड हो नहीं पाया था। फ्रॉड होने के पहले सारी स्थिति बन गई थी, फ्रॉड नहीं हो पाया था। और कई बार वो ये बोलते हैं कि आपने जो आपका आधार नंबर है उससे कोई मोबाइल खरीदा गया है, उससे हवाला में ट्रांजैक्शन हुआ है और हम ईडी से बोल रहे हैं, कभी वो बोलते हैं हम सीबीआई से बोल रहे हैं, और वो इस तरह से लोगों को भयाक्रांत कर देते हैं
कि बहुत पढ़े लिखे और समझदार लोग भी इस तरह के उनकी बातों में फंस जाते हैं। जैसे अभी एक लेटेस्ट एग्जाम्पल जो हरबीर सिंह रघुवंशी का है वो तो है ही है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है जो इंस्पेक्टर एक बीएसएफ के थे, उनके साथ ठगी हुई थी। बेंगलोर के एक आईटी प्रोफेशनल थे, उनसे लगभग 11.5 करोड़ रुपए की ठगी हुई थी। तो इसमें ऐसा लोगों को नहीं सोचना चाहिए कि उनके साथ ठगी नहीं हो सकती, बल्कि उनको अलर्ट रहना चाहिए। और जो साइबर अवेयरनेस के हम लोगों ने कार्यक्रम चलाए हैं उसमें हम लोगों ने जो हमारी एक पंच लाइन है वो है रुको, सोचो और एक्शन लो। तो अगर आपके पास कोई फ़ोन आता है तो आप पहले रुकें, फिर सोचें, फिर एक्शन लें। जल्दीबाजी आप बिल्कुल नहीं करें। तो इस तरह की चीज़ों में जो डिजिटल अरेस्ट की संभावना ज़्यादातर लोग क्रिएट कर रहे हैं, उससे लोगों को बचना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा भी सर बहुत सारे और भी तरीके हैं। और जो तरीके हैं, जैसे उनमें एक तरीका जो चल रहा है वो सेक्सटॉर्शन का चल रहा है। इसमें क्या करते हैं कि अननोन नंबर से कोई वीडियो कॉल आता है और जैसे ही कॉलर अटेंड करता है तो सामने फिर वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से कुछ ऐसे फ़ोटो या वीडियो ऐसे बना लेते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो किसी ऐसी अश्लील टाइप की चीज़ में इन्वॉल्व है और फिर वो उससे वीडियो उसको भेजते हैं और भेजने के बाद उससे ये कहते हैं कि भाई अगर आपने पैसे नहीं शेयर किए तो हम ये वीडियो आपका वायरल कर देंगे, फेसबुक पे डाल देंगे, यूट्यूब पे डाल देंगे। तो उससे डर के मारे लोग पैसे उनको दे देते हैं। एक तरीका इसमें ये चल रहा है। इसके अलावा जैसे एक और स्कैम जो चल रहा है वो लॉटरी का फ्रॉड चल रहा है। कई बार वो इस तरह की बात करते हैं कि आप हमारे लकी कस्टमर हैं, हम स्टेट बैंक से बोल रहे हैं, आप हमारे लकी कस्टमर हैं और आपका नंबर हमने सेलेक्ट किया है तो हम आपको भी एक फॉरेन ट्रिप देने वाले हैं, तो आपके पास एक हमने ओटीपी भेजा है, वो आप हमें शेयर कर दीजिए। उसमें जब ओटीपी लोग शेयर करते हैं तो बेसिकली वो आपके अकाउंट को एक्सेस कर लेते हैं। इसके अलावा एक और जो फ्रॉड इस समय चल रहा है वो एपीके फाइल का फ्रॉड है। और इसमें क्या करते हैं कि जो कॉमनली तरीका है कि आपको एक अननोन नंबर से मैरिज का इनविटेशन आएगा। तो जैसे ही आप मैरिज का इनविटेशन खोलेंगे तो एपीके फाइल जो होती है वो .apk उसमें आखिरी में होता है और उसमें मेलवेयर होता है जो आपके अकाउंट की सारी चीज़ें, मोबाइल के सारे डेटा को एक्सेस कर लेता है और एक्सेस करने के बाद फिर साइबर फ्रॉड होता है। ये जो है तरीके कॉमनली इस समय यूज हो रहे हैं। अच्छा, हम देख रहे हैं सर कि लगातार इनकी वेरिएशन बढ़ रही है, तरीके भी बढ़ रहे हैं। आप किसी एक चीज़ को देखते हैं तब पता चलता है, उसके बाद जैसे कई बार हमने देखा कि बिलों के माध्यम से, कई ओटीपी के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से तमाम सारे प्रकरण है। तो कितने % जैसे आपके पास जो शिकायत आती हैं थाने के स्तर से या कई बार इसकी ऑनलाइन भी होती है, तो कितनी संभावनाएं रहती हैं कि जो चीज़ें हैं उनको रिकवर कर पाएँ या जो फ्रॉड हुआ है उनको कर पाएँ? इसमें साइबर फ्रॉड में एक गोल्डन आवर का रूल है। गोल्डन आवर के रूल का मतलब ये है कि जैसे ही किसी के साथ कोई फ्रॉड हुआ, मतलब पैसे अकाउंट से कटे, तो इमीडिएटली उसको 1930 पे कंप्लेन करना चाहिए। जो भारत सरकार ने एक हेल्पलाइन का नंबर जारी किया है। जैसे ही कोई व्यक्ति 1930 पे कंप्लेन करता है तो 1930 वाली सारी जानकारी उससे लेके और उन सारे अकाउंट्स को ब्लॉक कर देते हैं जिनमें पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। जैसे एक अकाउंट पर ट्रांसफर हुआ, एक अकाउंट के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे अकाउंट में ये जो साइबर ठग ट्रांसफर करते हैं उन सारे अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं वो। तो काफ़ी संभावना होती है कि आपके पैसे मिल जाएं। इसके बाद 1930 पे जैसे ही आपने कॉल किया तो इमीडिएटली फिर आपको थाने आना चाहिए और थाने आके रिपोर्ट करनी चाहिए। तो इससे एक तरीका है जहां से आप पैसे, अगर आपके चले गए हैं तो पैसे आपके रिकवर हो सकते हैं। लेट होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन में भी संभावना है कि आपके पैसे रिकवर हो जाए, लेकिन चूंकि साइबर अपराधों में कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं होती है। अशोकनगर के व्यक्ति के साथ फ्रॉड होगा, फ्रॉड करने वाला देश के किसी भी हिस्से में हो सकता है, विदेश से भी हो सकता है। विदेश से भी हो सकता है। और कई बार जो नाम पते उनके होते हैं वो गलत होते हैं। कई बार क्या, हर बार ही गलत होते हैं। वो किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पे अकाउंट खुलवा लेते हैं जो मान लीजिए बुजुर्ग है या अनपढ़ है या जिसको ये सब चीज़ों की जानकारी नहीं है, और उस अकाउंट को यूज करते हैं। तो जब अकाउंट नंबर आप देखेंगे तो वो किसी ऐसे व्यक्ति का मिलेगा जिसको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इस कारण से इन्वेस्टिगेशन में और रिकवरी में काफ़ी समय लगता है। तो अच्छा यही है कि सावधानी रखें ताकि नंबर 1 आपके साथ फ्रॉड नहीं हो, और अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया है तो फिर आप 1930 पे इमीडिएटली कंप्लेंट करें। अभी देख रहे हैं सर, जितने लोग इंटरनेट चला रहे हैं या इंटरनेट एक्सेस से जो भी सोशल मीडिया ले रहे हैं, उनमें बहुत सारे अलग अलग उम्र वर्ग के लोग हैं। तो बच्चों या पढ़े लिखे लोगों के लिए तो ठीक ठाक इस स्तर पर चीज़ें उनको पता है, मगर एक बड़ी चुनौती उन लोगों के लिए जो कम से कम डिजिटल रूप से साक्षरता को लेकर उतने अवेयर नहीं है, और दूसरी चीज़ों को लेकर तो एक कठिन चुनौती है उन सब तक इन सब चीज़ों को पहुँचा पाना जागरूकता के लेवल पर अभी जो है।
हाँ, ये डेफिनेटली एक इसके लिए व्यापक अभियान की आवश्यकता थी। जी इसलिए ये अभियान पुलिस मुख्यालय ने चलाया और अशोकनगर जैसे छोटे से शहर में 33,000 करीब लोगों से तो हम लोगों ने फिजिकली इंटरेक्शन किया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे इसके आपका अलावा कैंपेन चल सोशल रहा है। मीडिया पे हमारा कैंपेन बहुत ज़्यादा चला है। जी जो थाना प्रभारी नई सराय हैं हमारे, उन्होंने एक शॉर्ट मूवी बनाई है डिक्लेयर रेस के ऊपर। जी अगर आप देखें तो वो बहुत ही छोटी है और बहुत आकर्षक है। जी इसके अलावा कई I4C एक भारत सरकार की संस्था है जिसने इसके लिए कई छोटे छोटे विज्ञापन बनवाए हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन की एक अपील भी है। अपील एक दो कॉलर अपीलें ट्यून भी उनकी है हैं। आजकल तो जो है तो आजकल भारत सरकार जो आप जब फोन आपके पास आता है तो कॉलर ट्यून में भी इस तरह की चीजें आती हैं। तो प्रयास अवेयरनेस करने के चल रहे हैं और निश्चित रूप से इसके परिणाम भी आ रहे हैं और इस तरह की शिकायतें जो है उनमें अब काफी कमी आई। अच्छा, एक चीज़ और हमने देखी सर, जब आप ये 158 की जो संख्या बता रहे हैं, बहुत सारी जगह बच्चों को बहुत ज़्यादा फोकस किया है स्कूलों पर। इसको जो है, या जो बच्चे आने वाली पीढ़ी जो है, युवा बनने वाले हैं, उनको लेकर बहुत ज़्यादा आप लोगों ने जो है गंभीरता से काम किया। क्या लगता है कि निचले स्तर से शुरू से ही अगर इस पर काम किया जाएगा तो शायद आगे जाके चीज़ें सुधरेंगी? ऐसा इसलिए किया गया है कि एक तो बच्चे डिजिटल चीज़ों को समझते हैं जी और मोबाइल वगैरह यूज करते हैं, और दूसरा अगर मान लीजिए जैसे उनके माँ बाप अगर इन चीज़ों में उतने अवेयर नहीं हैं जी तो बच्चे अगर समझेंगे तो बच्चे जब घर जाते हैं और घर में जब वो अपने पेरेंट्स से या भाई बहनों से डिस्कस करते हैं या फिर नाते रिश्तेदारों से डिस्कस करते हैं, जो नेचुरल कोर्स में मिलना जुलना रिश्तेदारों का आपस में होता है, तो उससे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फैलती हैं। और बच्चे चूंकि स्कूल में रहते हैं तो एक साथ वो उपलब्ध भी हो जाते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए गणमान्य नागरिकों को एकत्रित करना हो तो फिर वो उनकी व्यस्तताओं के कारण थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि हम लोगों ने उनको भी किया है। जैसे साडोरा में एक स्कूल में जब एनुअल फंक्शन था तो हमारे थाना प्रभारी वहाँ गए थे, उस समय बच्चे भी वहाँ काफ़ी संख्या में थे, उनके पेरेंट्स भी थे। इस तरह की चीज़ें भी हम लोगों ने की हैं ताकि बच्चे और उनके पेरेंट्स सबको हम लोग इंटरेस्ट करें, सबसे हम लोग बातचीत करें और अवेयरनेस का जो ये महाअभियान है उसको आगे बढ़ाएं। सर, इसका एक बड़ा इशू, चूंकि आप लगातार इस तरह के प्रकरणों उसको देखते रहते हैं, शिकायतें भी आती हैं, बेसिक चीज़ अगर आपने इसको हम देखें तो इस होता किस वजह से, आखिर क्यों लोग साइबर ठगी के जो है शिकार होते हैं? कौन कौन सी चीज़ें आपको समझ में आती इसके 3 कारण हैं। साइबर ठगी जो होती है इसके मुख्य रूप से 3 कारण हैं। साइबर ठग या तो आपको किसी भय में डालते हैं, जी आपको डराते हैं, वो आपसे डराने की, जैसे डिजिटल अरेस्ट की बात करते हैं कि आपके बेटे को किसी ने मतलब रेप के केस में फंस गया है, या हम CBI से बोल रहे हैं और आपके जो पार्सल है उस पर कोई ड्रग्स मिली है। तो एक तो वो डराने वाली बात करते हैं, दूसरा वो लालच वाली बात करते हैं। वो आपसे ये कहेंगे कि जो लॉटरी के और जो कि चीज़ें जैसे आती कि हैं। लॉटरी आपका नंबर लकी नंबर में सेलेक्ट हुआ है तो हम आपको एक फॉरेन ट्रिप देने वाले हैं, आप हमारे लकी कस्टमर हैं तो आपकी एक लॉटरी में हम आपको इतना पैसा देने वाले हैं। दूसरा वो आपको लालच देते हैं। तीसरा एक तरीका और है, वो जल्दीबाजी की भी सिचुएशन क्रिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहीं किसी तीर्थ स्थान पर जाना है, तीर्थ स्थान पर जाने के लिए आप ग्रुप के साथ हैं और आपने मान लीजिए रास्ते में आप कहीं हैं, वहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो आपका है, मान लीजिए आप जम्मू में हैं, आपको वैष्णो देवी जाना है और वैष्णो देवी जाने के लिए आपने होटल अगर बुक किया तो वो होटल पे कई बार जैसे आप सर्च करेंगे किसी होटल की साइट पे जाके, होटल के नाम से सर्च करेंगे तो उससे मिलती जुलती फर्जी वो वेबसाइट बना के रखते हैं, तो फर्जी नंबर उनके आ जाते हैं। जब आप उन पर कॉल करते हैं तो वो बोलेंगे ठीक है साहब 2 रूम बुक करना है तो हमारा 10,000 रुपये का किराया, आप 5,000 रुपये एडवांस जमा कर दीजिए। तो आपको ये लगेगा कि अगर फ्रॉड भी हुआ तो 5,000 का ही होगा, बहुत ज़्यादा तो है नहीं। तो आप 5,000 जब जमा करने के लिए बोलेंगे तो वो आपको बोलेगा मैं एक OTP भेज रहा हूँ। फिर आप जब OTP आपके पास आएगा तो बोलेगा नहीं साहब आपने OTP लेट बताया तो वो एक्सपायर कर गया है, अब दोबारा OTP भेज रहा हूँ। तो दोबारा OTP ऐसे कर करके 4-5 बार हो जाता है। 4-5 बार में जो 5,000 की रकम आपको देनी है वो 5 की जगह बढ़ा के 50,000 कर देते हैं। उस समय आप जल्दीबाजी में रहते हैं तो आपका ध्यान केवल OTP की तरफ है, आपका ध्यान पहली बार में अमाउंट की तरफ था कि अमाउंट 5,000 रुपये है। आखिरी बार 4-5वीं बार में आपका ध्यान अमाउंट की तरफ नहीं है, केवल OTP की तरफ है। तो वो 50,000 कर देते तो आपके खाते से 50,000 रुपये कट जाते हैं। तो 3 सिचुएशन ऐसी होती हैं। तो इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं पूरे इस अभियान के दौरान कि रुको, सोचो, एक्शन। अच्छा, इसका एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया था, उस पर जो गोल्डन अवर आपने बताया उस पर अगर आप लोग कर देते हैं शिकायत तो कितनी % संभावना है कि जो फ्रॉड उनके पास फाइनेंशियली हुआ है? काफ़ी संभावना है इस बात की। अगर मान लीजिए जैसे किसी के साथ फ्रॉड हुआ, इमीडिएटली उसने अपने मोबाइल में देख लिया कि उसके मोबाइल से इस लिंक पर जाने से पैसे कट गए हैं, तो इमीडिएटली उसको अगर वो 1930 पे कंप्लेंट करेगा तो वो चूँकि सारे फ़ोन जो ट्रांजेक्शन है अकाउंट के वो सारे ब्लॉक हो जाते हैं,
तो फिर पैसा चूंकि विड्रॉ नहीं हो पाता और बैंक में पड़ा रह जाता, बैंक के भले वो किसी का भी अकाउंट हो, लेकिन अगर बैंक के अकाउंट में है तो बैंक से जब हम परस्यू करते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो बैंक वो पैसे रिटर्न कर देता है। एक चीज़ और इसमें ये जानना चाह रहे हैं सर, आपके पास भी जब प्रकरण आता है, आप एफआईआर करते हैं, विवेचना करते हैं, तो कितनी संभावना है कि इसमें जो लोग ठगी कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी हो सके और उनको जो है सजा हो सके, और कानून इसमें किस तरह की धाराएं और प्रावधान दे रहा है? इसमें देखिए सजा होना और कितना मिल जाएगा पैसा आपका, कितने आरोपी पकड़े जाएंगे, इसका तो कोई फार्मूला नहीं बताया जा सकता है। इसमें तो डिपेंड करता है कि आरोपी किस जगह के रहने वाले हैं। फिर कई बार नहीं मिलते हैं, पुलिस जाती है, बहुत दूरी होती है तो पुलिस बहुत ज़्यादा जा नहीं पाती है, तो इसका तो कोई ऐसा फार्मूला नहीं बताया जा सकता है। लेकिन इसमें एक ही तरीका है कि सब लोग इसमें अलर्ट रहें और सावधानी से अगर इसका उपयोग करें इंटरनेट का और मोबाइल का, तो उसमें ठगी होने का चांस लगभग ना के बराबर है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, और ये हमारे जो भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपने अभी बताया था कि ये जो लोग काम करते हैं तो बड़े मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ज़्यादा साउंड रहते हैं, पूरी तरह से संगठित होकर उस पर होमवर्क जैसा कुछ करते हैं, यानी संगठित अपराध को भी पूरी प्लानिंग से करते हैं। जैसे आपको मनोवैज्ञानिक रूप से आपने बताया कि वो इतनी जल्दबाजी कहते हैं कि आपको सोचने का समय नहीं देते, तो लगता है कि ये भी एक प्रोफेशनली जो है तरह से करने वाला ये बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से करने वाली गैंग्स ही हैं जो बड़े पैमाने पे ये काम कर रही हैं, और ये डार्क वेब वगैरह के माध्यम से आपका डेटा ले लेते हैं और डेटा के बाद कई लोगों को कॉल करते हैं। मान लीजिए किसी को अगर इनने एक दिन में 100 लोगों को कॉल किया और अगर 4-5 लोगों के साथ भी फ्रॉड कर लिया तो भी काफ़ी हो जाता है इनके लिए। और इसमें ये इतने प्रोफेशनली करते हैं कि कई बार डिजिटल अरेस्ट की जो घटनाएं हुई हैं उनमें बाकायदा ये पुलिस स्टेशन का पहले सीन दिखाते हैं, पुलिस स्टेशन का बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं, उसमें कोई अधिकारी पुलिस अधिकारी बन के आपसे बात करेगा, फिर आपको कहेंगे कि हम आपको कोर्ट में ले जाएंगे आपका केस। अब तो फिर कोई बिल्कुल जज जो हो जिस तरह से बैठते हैं उस तरह से पूरे कोर्ट रूम का सीन बनाते हैं। कोर्ट रूम पे बाकायदा काले ड्रेस में काली कोट में जज बैठा रहेगा, जज आपसे सवाल जवाब करेगा, आपसे बातचीत करेगा, फिर बाकायदा आपको ये बताएगा कि मैं ये ऑर्डर पास कर रहा हूँ आपके लिए, आपके जो ये अकाउंट को ब्लॉक कर रहा हूँ। इस तरह की सारी चीज़ें करते हैं, तो प्रोफेशनल लोग ही हैं। इसलिए ये नित नए तरीके अपना के ये साइबर फ्रॉड के लोगों के साथ कर रहे हैं, और इसलिए इनसे बचने के लिए सबसे ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जैसे देखिए आज के ज़माने में ये नहीं कह सकते हैं कि आप मोबाइल का यूज़ नहीं करें, करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको अननोन नंबर से कोई वीडियो कॉल आ रहा है, आपको कोई अननोन नंबर से मैरिज का इन्विटेशन आ रहा है, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उस फ़ोन को पहले काटें, काटने के बाद आप रेगुलर फ़ोन पे उसको फ़ोन करें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका परिचित है या नहीं है। नहीं है तो आप इमीडिएटली उस फ़ोन को ब्लॉक कर दें, ताकि भविष्य में वो दोबारा से आपको कभी फ़ोन नहीं कर पाए। अच्छा, इसमें सर भविष्य की संभावनाओं को देखकर भी, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं, जैसे ही एआई बहुत ज़्यादा प्रचलन में आने वाली है या डीप फेक जो वाली चीज़ें हैं, तो आपको लग रहा है कि अभी जो रेशो है वो संभवतः कुछ और ज़्यादा बढ़ने वाला है या चुनौतियाँ और ज़्यादा हो रही हैं, होने वाली हैं, इसलिए भी ये अवेयरनेस शुरू करने का एक उपाय किया जा रहा है? चुनौतियाँ निश्चित रूप से बढ़ रही हैं, लेकिन इसमें जैसे मध्य प्रदेश पुलिस या बाकी राज्यों की जो पुलिस है और जो बाकी विभाग है, जैसे जो संचार निगम, जो दूर संचार का जो विभाग है, वो कॉलर ट्यून में ही इस तरह की चीज़ें लगातार बता रहा है कि अगर कोई ऐसा फ़ोन आता है तो आप डरे नहीं, आप उसको काट दें। तो इससे मुझे लगता है कि भले ही चुनौतियां बढ़ रही हैं, लेकिन अपराध बढ़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि अवेयरनेस के जो प्रोग्राम है, जो अवेयरनेस का कैंपेन है, ये बहुत व्यापक तरीके से देश में चलाया जा रहा है। देखिए सर, समय के साथ पुलिस की छवि भले ही बदली है, मगर अभी भी कुछ लोगों में पुलिस का डर तो है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि लोग पुलिस के मामले में क्राइम ब्रांच, सीबीआई या ईडी के नाम से जैसे ही आती है तो सामान्यतः वो अपने आप को जो है असहज महसूस करते हैं। क्या संभव है कि इस तरह से पुलिस इस तरह का उपयोग करके किसी को जो है बातचीत करे उनके अरेस्ट वारंट को लेकर या अपराध को लेकर? नहीं, देखिए कभी भी इस तरह से ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप पे, ईमेल के माध्यम से तो क्या कहें, व्हाट्सएप पे कॉल करके कोई भी संस्था, ना तो पुलिस, ना ईडी, ना सीबीआई आपको कभी नोटिस नहीं देती है, ना बुलाती है जी। अगर उनको नोटिस देना होगा तो वो आपको लिखित में नोटिस भेजते हैं, लिखित में आपसे जवाब मांगते हैं, उनके ऑफिस के एड्रेस होते हैं, सील होती है, सारी चीज़ें होती हैं, किस अधिकारी ने आपको नोटिस दिया है उसके साइन होते हैं। लेकिन ये लोग जो कॉल करते हैं, ये कभी भी ये नहीं बताते हैं कि ये कहाँ से बोल रहे हैं। और कई बार अगर मान लीजिए ये बताते भी हैं कि जैसे ये कहें कि मैं बॉम्बे में फोर्ट रोड पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसको काट दें, रोकें, काट दिया आपने, फिर सोचें,
सोचने के बाद आप फोर्ट रोड पुलिस स्टेशन का नंबर गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, उससे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं कि भाई आपके यहाँ से फलाने फलाने इंस्पेक्टर का फोन आया था, तो ये है क्या आपके थाने पे? तो बताएगा नहीं साहब, हमारे थाने पे इंस्पेक्टर है नहीं इस नाम का। अच्छा, एक चीज और भी देखते हैं हम कि किसी भी देश के किसी भी प्रदेश के किसी भी थाने में किसी भी एफआईआर या कोई भी जुर्म होता है रजिस्टर्ड, तो संबंधित इलाके की पुलिस को बातचीत की जाती है। Yes. तो एक प्रक्रिया तो यही है कि अगर मेरे खिलाफ या किसी के खिलाफ कोई राज्य में भी हुआ है तो लोकल पुलिस उस पर पहले से बात की। लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। दूसरा इसमें एक बात और है, अगर मान लीजिए जैसे कोई आपसे ये कहे कि किसी से भी ये कहे कि आपके आधार नंबर से कोई सिम खरीदी गई है और उस सिम से फिर कोई फ्रॉड हुआ है या ईडी या कोई हवाला का ट्रांजैक्शन हुआ है या कोई ड्रग्स मिले हैं, तो आप ये देखिए जब आप सिम खरीदने जाते हैं तो जो सिम बेचने वाला डीलर है वो आपका थंब लगवाता है, आपका फोटो लेता है। तो अगर मान लीजिए आपका आधार कहीं से किसी को मिल भी जाए तो इतना तो आदमी रुक के गंभीरता से ठंडे दिमाग से ये सोचे कि उसने कहीं सिम खरीदने के लिए कहीं किसी शॉप पे गया है क्या, कहीं फोटो खिंचाया है क्या, कहीं थंब लगाया है क्या। अगर किसी ने फर्जी आधार से फर्जी तरीके से सिम ले भी ली है तो अगर एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन होगा तो उसमें ये पता चलेगा ना कि मैं तो वहां गया ही नहीं हूं, तो कैसे मेरे नाम से सिम आ जाएगी। तो थोड़ा लोगों को बिना डरे सोचने की ठंडे दिमाग से जरूरत है, तो उसके बाद निश्चित रूप से इन घटनाओं में कमी आएगी और आ रही है। अच्छा, एक चीज़ और ये जानना चाहेंगे सर कि एक बड़ी चुनौती तो पुलिस के सामने आने ही वाली है और आ भी रही है, इसको लेकर लगातार रेसो भी बढ़ रहा है। ये जो अभियान आपने 11 दिन चलाया, क्या ये पूरा जागरूकता यहीं तक रहेगी या आप अपने स्तर पर रैंडमली या शेड्यूल बाई भी इसको आगे बढ़ाने वाले? नहीं, देखिए ये अभियान शुरू होने के पहले भी हम लोग ये अभियान चला रहे थे और हमारी टीमें स्कूलों में जा रही थी, मंडी में जा रही थी, बुजुर्ग आश्रम जो हैं, वृद्ध आश्रम है उनमें जा रही थी, जो सामाजिक संगठन है उनकी जो मीटिंगें होती हैं उनमें जा रही थी। ये अभियान पहले भी चल रहा था और ये सतत रूप से आगे भी चलता रहेगा। एक चीज़ और इसमें सिर्फ ये जानना चाह रहे थे कि आपने जो अभी अभियान चलाया है इसमें समाज की भागीदारी जो अपेक्षित थी आपके हिसाब से वो कितनी है, और क्या लगता है कि जब कितने लोग और इसमें आगे जुड़ते हैं तो ये चीज़ें जो है ज़्यादा आसान होंगी? देखिए समाज की भागीदारी इसमें अब बहुत ज़्यादा है। जैसे जो हम लोगों ने वीडियोस बनाए हैं या जो हम लोगों ने कार्यक्रम किए हैं, तो उसमें मीडिया के जितने हमारे साथी हैं उन्होंने इसका बहुत व्यापक तरीके से कवरेज किया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हों, चाहे वो प्रिंट मीडिया के लोग हों। तो इस तरह से जब एक बार मीडिया में अगर कवरेज है तो इसको काफ़ी लोगों तक इसकी रीच रही है और काफ़ी लोगों ने इसको देखा है, मीडिया के माध्यम से सुना है और पढ़ा है। इसी तरह से जो कार्यक्रम हम लोगों ने किए हैं उसमें भी जन सामान्य की भागीदारी बहुत अच्छी रही है। और जो हमारी न्यूज़ है या हमारे वीडियोस जो हमने जो I4C के वीडियो हैं जो हम लोगों ने वायरल किए हैं, या थाना तिवारी नई सराय ने जो वीडियो बनाया वो वायरल किया है, उनको भी मैंने देखा है कि जो कई सोशल मीडिया पे ग्रुप बने हुए हैं उनके माध्यम से अशोकनगर और अशोकनगर के बाहर तक भी उनका प्रचार प्रसार हुआ है और उनके प्रचार प्रसार के बाद में कई लोगों ने उन पे अपने कमेंट भी किए हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इस बड़े अभियान पर आपने काम किया और सारी जानकारी भी साझा की। तो इस समय के दौर में जब आप इंटरनेट के माध्यम से मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं तो आपकी ठगी के और इस तरह की चीज़ों की संभावनाएं बढ़ती रहेंगी और ना आप मोबाइल उपयोग करना बंद कर सकते हैं और ना ही दूसरी चीज़ों से बच सकते हैं। तो बेहतर होगा कि इसमें जागरूकता बनाएं और अपने आसपास के लोगों को भी इससे अवेयर करें, उनको बताएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार जैन जिस तरह से बातें कह रहे हैं या इस कार्यक्रम को लेकर जो चीज़ें बताई हैं, इसकी सारगर्भिता या इसका उद्देश्य पूरा होना तब ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा जब जितने लोगों तक वो अपनी पहुंच बता रहे हैं उनमें से कुछ लोग साइबर ठगी के या इस तरह के प्रपंचों में ना फंसें और इस अभियान के कारण हुई जागरूकता के कारण लोग बच सकें। ये अपने आप में इसको आने वाला आउटपुट होगा और बड़ी बात होगी। साथ ही इस तरह के कार्यक्रमों की निरंतरता कैसे होगी, पुलिस के लिए इस पर भी गंभीरता से बातचीत करनी होगी। संगठित अपराध के तौर पर साइबर ठगों ने किस किस तरह से लोगों को उलझाने का काम किया, बेवकूफ़ बनाने का काम किया या उन्हें फंसाने का काम किया, उन्हें ठगने का काम किया, इसकी कई सारी घटनाएं देखने और सुनने को मिलती हैं। मगर अशोकनगर की एक घटना जिसे केस स्टडी के तौर पर माना जा सकता है या जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये माना जाता था कि कम पढ़े लिखे लोगों को या कम जागरूक लोगों को लोग फंसा सकते हैं, उसके इतर अशोकनगर के एक प्रबुद्ध नागरिक, भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनकी अच्छी खासी ख्याति या समझदार समझने वाले व्यक्ति भी इसके झांसे में आ चुके हैं। जी, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर हरवीर रघुवंशी की। किस तरह से डिजिटल अरेस्ट में वो
शामिल होती हैं या उसमें फंसते हैं और सारी चीजें कैसे होती हैं उन्हीं से जानते हैं इसको। इस समय पूरे मध्य प्रदेश में सेफ क्लिक अभियान चलाया जा रहा है। साइबर ठग जिस तरह से लोगों को अपने अंडर में ले रहे हैं और उनसे तमाम सारी चीज़ों को लेकर परेशान कर रहे हैं, इससे बचाव के लिए पूरे प्रदेश भर की पुलिस लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है, कार्यक्रम भी चल रहे हैं। मगर साइबर ठग किस किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और उनसे पैसे ऐंठते हैं, इसके कई सारे उदाहरण हैं। हमारे अशोकनगर में एक बहुत बड़ा मामला कुछ 2 महीने पहले सामने आया था, जब बीजेपी से जुड़े डॉक्टर हरबीर सिंह उसमें फंसे हुए थे और डिजिटल अरेस्ट हुए थे। डिजिटल अरेस्ट कैसे होता है, किस तरह से होता है, ये उन्हीं की ज़बानी हम सुनते हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने का। तो ये घटना किस तरह की थी और कैसे चीज़ें हुई थी, क्या क्या हुआ था उस समय? भदौरिया जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये करीब 2 महीना पहले की घटना है। मुझे साइबर ठगी के विषय में इस तरह का कोई पता नहीं था जी। और 2-3 दिन से मुझे एक कॉल सेंटर से फ़ोन आ रहा था, मतलब जी। तो मैं उसको रिसीव नहीं कर रहा था। फिर मैंने सोचा मैं क्यों आ रहा है जी, तो मैंने उसको रिसीव किया तो वो बोले कि मैं टेलीकॉम विभाग से फलाना अफसर बोल रहा हूँ, आपकी सिम बंद हो रही है, पूरी जानकारी के लिए एक दबाएं। मैंने सोचा कि मेरी सिम क्यों बंद हो रही है, तो मैंने एक नंबर दबा दिया। तो एक नंबर जो मैंने दबाया तो वो मैं बोला टेलीकॉम विभाग से अफसर बोल रहा हूँ और आपकी जो है आपके नाम से मुंबई में एक सिम खरीदी है और ये इस सिम का नंबर है। उन्होंने मुझे सिम नंबर लिखवाया। मैंने सोचा कि ये सिम नंबर तो मेरा नहीं है। बोले आपका है, मैंने मेरा नहीं है। तो आपके साथ आपके आधार कार्ड का मिसयूज हुआ है। तो ऐसा उन्होंने आधार कार्ड का मिसयूज बताया। तो आपके नाम से फलाने थाने में मुंबई में 17 FIR दर्ज हैं, क्योंकि इस सिम के द्वारा अनर्गल मैसेज लोगों को भेज दिए गए। तो कई लोगों ने आपके खिलाफ 17 FIR दर्ज कराई है। इस तरह की अपराध क्या बताया था उन्होंने आपको? 17 अपराध जी अनर्गल मैसेज भेजा। अच्छा, अनर्गल मैसेज भेज जा रहे हैं, उस ये अपराध बताया था। तो आपकी अगर ये सिम नहीं है तो आपके आधार कार्ड का मिसयूज हुआ है। ठीक है। तो आधार कार्ड का मिसयूज है तो बोले तो आपकी कॉल हम उस फलाने थाने से जोड़ देते हैं, आप क्रॉस कंप्लेंट में लिखा लीजिए। क्रॉस कंप्लेंट यदि आप लिखा दोगे तो आप बच जाओगे और जिसने आपके आधार कार्ड का मिसयूज करके जो सिम खरीदी है उन लोगों को पकड़ लेंगे। मैंने सोचा ठीक है, क्योंकि इस विषय में मुझे कोई जानकारी पहले नहीं थी इस तरह की। मुझे लगा कि ये सब सही घटना है, आजकल कई तरह के फ्रॉड चल रहे हैं, तो अपने साथ भी फ्रॉड हुआ। तो ऐसा मैंने सोच कर उन्होंने फलाने थाने से मुझे कोई जोड़ा आया। तो वहाँ जोड़ा गया तो उन्होंने मेरे नाम बताया कि इस नाम से कितनी FIR दर्ज है। बोले कि इस नाम से तो 17 FIR दर्ज है। तो आप इनकी समस्या सुनो और उसको देखो। ये ऐसा बता रहे हैं कि ये इनके साथ कुछ मतलब ठगी हुई है, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ना इन्हें सिम खरीदी। तो बोले कि तो उन्होंने मेरी जो बात कराई, वो बोले हम आपको 5 मिनट बाद के वीडियो कॉल से बात करते हैं। मैंने सोचा हो ठीक है। तो 5 मिनट बाद मुझको वीडियो कॉल आती है, मैंने उसको रिसीव किया। तो उन्होंने जिससे थाने से मुझको जोड़ा गया था उसमें पूरा थाना बताया गया। उसमें सारे जो है सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जा सारे फोटो लगे, बकायदा बड़ी टेबल और एक TI साहब उसमें बैठते हैं, 8-10 पुलिस वाले फाल खड़े हैं। इस तरह का मुझे पूरा वीडियो कॉल पे दिखाया गया। बोले कि आपके उन्होंने पेज प्लेट बोले कि आपके नाम 17 FIR दर्ज है। आप ऐसा करो कि आपके आधार कार्ड भेजोगे, हम उस पर चेक करते हैं आपके उसी नंबर से ये सिम खरीदिए, अथवा कोई दूसरे नंबर से नाम आपका हो, आधार कोई दूसरा हो, ऐसा भी हो सकता है। मुझे वो भी लगा सही। तो आपके पास आधार कार्ड है? मैंने कहा हाँ है। मोबाइल में ही है? हमने कहा हाँ मोबाइल में। तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा ठीक है कि तो भेजो तत्काल, हम मिलान करते हैं। तो मैंने आधार कार्ड भेज दिया तत्काल। आधार कार्ड को मिलान करके बोले कि आपके इसी आधार नंबर से ये सिम खरीदी, तो आप तो फंस रहे हो उसमें। तो बोले तो फिर क्या हुआ कि आप फिजिकल रूप से आ सकते हो, जहाँ क्रॉस कंप्लेंट लिखा दो, हम आपकी क्रॉस कंप्लेंट लिखेंगे तो पकड़ लेंगे जो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। मतलब कि मैं फिजिकल रूप से नहीं आ सकता। फिजिकल रूप से नहीं आ सकते हो तो आप ऑनलाइन कंप्लेंट लिखवा दो। हमने कि ऑनलाइन आप कंप्लेंट लिख दो। तो इन्होंने मेरे ऐसा कहा। तो ठीक है, तो हम आपको 5 मिनट बाद फ़ोन लगाते हैं, उसमें आप हमको दिखाओगे और हम आपको नहीं दिखेंगे। क्योंकि कई अफसरों से कई जगह आपकी फाइल आगे बढ़ेगी, कई अफसरों के पास जाएगी, तो कई अफसरों के पास जाएगी, तो हर जगह हम वीडियो कॉल बात नहीं कर सकते। इसलिए आप हमको दिखते जाएगा और हम आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है। तो उन्होंने एक ऐसी कॉल करी, मैं उनको दिखता रहा और वे मुझे नहीं दिखे। तो उन्होंने कही कि हम फलाने IG के पास आपके पास
फाइल भेजते हैं, वो आपकी मदद करेंगे। उन्होंने मेरी कहानी पूरी सुनी, तो ये फाइल आगे मेरी बढ़ती रही, आगे बढ़ती है तो IGDIG के पास फाइल पहुंचती है। मुझको 2 घंटे वो बातों में लगा रहा है कि आपका आधार कार्ड कहाँ से मिसयूज हुआ, फलाने कितने बैंकों में आपके खाते हैं, आपके आधार कार्ड वहाँ से आपका मिस हो सकता है, अथवा आपने कहीं फोटो कराने के लिए भेजी हो, वहाँ से हो सकता है। इस तरह वो बातों में लेते रहे, विश्वास मुझको दिलाते रहे। मैंने सोचा आज ये पुलिस वाले हैं, बचाने का काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, तो अपनी मदद भी कर रहे हैं, तो मैं उनकी बातों में आता गया। आगे मेरी फाइल बढ़ती है, आगे वो मेरी मदद की बात करते हैं। बोली फिर अफसर बोलता है कि एक आगे फाइल बढ़ती है, वहाँ जो फाइल मेरी पहुँचती है उसमें ये कहा कि अरे इस नाम से तो कई जो सिम तो चल ही रही है, और मुंबई में केनरा बैंक में इनके नाम खाता है, उसमें 37 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। और तो उन्होंने मुझे क्या कि मैंने कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने मुंबई मैंने देखी नहीं ना, मैं गया, तो ये तो मन की ये तो मन की गलत हो रहा है और ना ये झूठा है। मैंने ऐसा उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम आपको व्हाट्सएप पे फोटो इसकी भेजते हैं पूरी स्टेटमेंट की। तो 6-7 पेज का स्टेटमेंट भेजा, 37 करोड़ रुपए का टर्नओवर, उसमें मेरे नाम पूरा, मेरे नाम अकाउंट वगैरह पूरा सब, ATM कार्ड मेरे नाम। मुझे विश्वास हुआ है कि हाँ मेरे साथ कुछ फ्रॉड हो रहा है। तब तक आपके दिमाग में आ गया था कि हाँ मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है और इससे मुझे बचना चाहिए। हाँ, तो मैं उनकी पूरी तरह उनकी बातों में आता रहा कि अपने साथ गलत हो रहा है और पुलिस आपको मदद कर रही है, बचा रही है, तो उनकी बातों में आता आया। तो मैंने कहा मेरे नाम से तो ना मैंने ये अकाउंट खोला ही नहीं है। तो बोले कि आप निर्दोष है, बिल्कुल आप बच सकते हैं। आपके उसमें ये दिख रहा है कि 15 दिन पहले आपके इस अकाउंट से आपके लोकल के अकाउंट में 25 लाख रुपए ट्रांजैक्शन हुआ है यहाँ से, ऐसा हमें दिख रहा है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल नहीं है ऐसा। मैंने कहा नहीं है, तो आपके पूरे अकाउंट की कितने अकाउंट हैं? हमकी 4-5 अकाउंट है, तो 4-5 अकाउंट हमारे पास लाओ और उसकी फोटो कॉपी कराओ, हम देखते हैं कि आपके पास ट्रांजैक्शन उसमें नहीं होगा, नहीं होगा तो हमने तो बच जाओगे। अब मुझे लगा कि आप सही कहना है, तो और अपन जब ऐसे अपन गलती में है ही नहीं है, अपन इन लोगों में से जुड़े ही नहीं है, तो अपन ने बताने में क्या है। तो आपने सारे अकाउंटों की जो है फोटोकॉपी दे दी? 4-5 अकाउंट थे, 2-3 FD थी, वो सब उन्होंने मंगा ली। तो मैं चुपचाप गए आराम से, मिसेज से मैंने कहा थोड़ा ऐसा मैं फंस रहा हूँ। तो उनकी वो बोले कि पुलिस को खबर करें, कोई ज़्यादा दिक्कत है क्या, क्यों कैसे फंस रहे? नहीं, पुलिस कुछ नहीं करना है आपको, वो मेरी मदद कर रहे हैं। मैं आराम से आधा 1 घंटे में आपको बात करता हूँ। मैं अकाउंट की भूले गया पूरे सारे अकाउंट। फिर आपको क्या एक कमरे में डिजिटल अरेस्ट कैसे किया उसमें? उन्होंने फिर जो वीडियो कॉल करी ना, बोले कि आपकी देखो हम आपकी ये सीक्रेट मामला है, किसी को पता ना चले, आप जो है एक अलग कमरे में जाइए और हमें बताइए वीडियो कॉल पे कि कमरा में आप सेपरेट कुंडी लगाइए, क्योंकि किसी को पता ना चले। अगर किसी को पता चलेगा तो हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। मुझे लगा यार पुलिस ठीक है, तो वहाँ क्या दिक्कत है, आप मेरी तो आपने कुंडी वगैरह सब? हाँ, कुंडी वगैरह लगी, वो वीडियो कॉल पे देखते रहे। मैं एक उस पर बैठता हूँ, पलंग पे बैठता हूँ बकायदा, और उन्होंने कुंडी तरफ देखा, पूरा वीडियो कॉल से देखा कि ये हाँ बिल्कुल सेपरेट कोई नहीं है कमरे में। गनमन उन्होंने वीडियो घुमाई, तो मैं अलग से मुझको सेपरेट उन्होंने मुझे बेस बात की। मैं पूरी तरह उनके दबाव में भी आ चुका था। मुझे लगा जी अपनी मदद कर रहे हैं, वो जो कह रहे हैं वैसा मैं करने को तैयार भी। तो ये पूरी प्रक्रिया लगभग कितनी देर तक चली? ये 2 घंटा चली। और आखिरी जब आप पुलिस आई, हम बता रहे हैं, कुछ लोगों ने बताया पुलिस आई, तब तक क्या स्थिति चल रही थी आपकी, क्या बातचीत चल रही थी? अब वे बोले कि देखो आपको जिन्हें पूरी स्टेटमेंट पूरा ले लिया उन्होंने बैंक अकाउंटों का, तो पूरा मिलान कर रहे थे बकायदा। बोले कि यार वो तो आप तो पूरी तरह फंसे हुए हैं, और जो आपका जो अकाउंट खुला है वो नरेश गोयल व्यक्ति है जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसा हुआ है, उस व्यक्ति से आपके तार जुड़े, उसने ये खाता आपका खुला है, आपको पता नहीं, और आपके तार जुड़े हुए नहीं, तो आपको पता ही नहीं है और आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। तो इन सब से बचाव के लिए नहीं कि आप ये सारे अकाउंट में अकाउंट दे दो तो आप बच जाओगे निर्दोष रूप से। मैंने सारे अकाउंट को दे चुका था। फिर बोले फिर आखिरी में कमिश्नर साहब के पास फाइल पहुंचती है। अरे वो इनका तो फाइल पहुंचती है तो वो कहते हैं इनका तो अरेस्ट वारंट से 2 घंटे पहले अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है। तो उन्होंने अरेस्ट वारंट की फोटो कॉपी डाल दी मेरे व्हाट्सएप पे। उनके आप व्हाट्सएप चेक करो। मैंने देखा तो अरेस्ट वारंट की फोटो कॉपी, पूरे ट्रांजैक्शन अकाउंट की सब मेरे मैं पूरी तरह घबरा चुका था। बोले कि हाँ अरेस्ट वारंट चालू हो गया, फिर भी हम आपको बचा लेंगे। मैंने कहा आप कैसे बचा लें? अरेस्ट वारंट चालू हो चुका कि आपके पास किसी भी समय मुंबई पुलिस अब पहुँच सकती है। तो आपको बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? तो या तो आपको मुंबई पुलिस पहुँचे अरेस्ट करने के लिए, या आप ऑनलाइन व्यवस्था करो तो
आपको बचा लेंगे, निपटारा कर दें। हाँ। तो ऑनलाइन की व्यवस्था कर रही थी, ऑनलाइन समझते हो? हम नहीं समझते हैं, ऑनलाइन व्यवस्था सब समझते हैं, क्यों नहीं समझते? हाँ, तो ऑनलाइन व्यवस्था आपको करना पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है, इस तरह की बात चल रही थी और मैं उनको 20-25 लाख रुपए का पूरा अकाउंट एफडी उनको दे चुका था, ठीक है। पूरे। तो इस और अब वो मेरे से जो क्रॉस कंप्लेंट की बात चल रही थी उसमें वे या ओटीपी या कोई लिंक भेजते, वो शेयर कराते, वो क्रॉस कंप्लेंट भी दर्ज हो जाती और मैं बर्बाद हो जाता। तो मतलब अब मैं इसमें अब मुझे समझ में तो आ गई थी मेरे साथ बहुत गड़बड़ हो रहा है, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं पूरी तरह ग्रस्त में आ चुका था। उनने ऑनलाइन व्यवस्था की जो बात करी, तो मैंने जब तक पुलिस को खबर हो चुकी थी, पुलिस को खबर मेरी पत्नी के भाई है कोतवाली थाना में जी। अशोक रघुवंशी, पत्नी के पास उनका नंबर था, उसने मेरे बगैर बताए चुपचाप फोन कर दिया कि जिया जी परेशान है, अशोक तू जल्दी आ। तो वे जो बिना सोची क्यों परेशान, कई ये कमरे में बंद है, ऐसा उनको कुछ लगा कि पता नहीं इनको कौन बंद करें। तो वे 4-5 पुलिस वालों को लेकर मोबाइल गाड़ी से तत्काल आए और उन्होंने बोला कि जिया जी गेट खोलो। मैंने गेट खोला और जब तक ऑनलाइन व्यवस्था की बात चल रही थी, लिंक की बात चल रही थी, मैं उनको शेयर कर उनको देने वाले थे, मैं शेयर करने वाला। आप नहीं खोले तो उन्होंने जबरदस्ती उधर लाद दे के गेट खोला? नहीं, उन्होंने लाद गेट पर लाद दी, क्योंकि मैं पहले किसी को गेट नहीं खोला था, पति को नहीं खोला था, मेरे कंपाउंडर उनको गेट नहीं खोल रहा था, उनको सबको मैंने मना कर दी, कोई गेट से उनके पास नहीं आया। तो बिन ने नाम ले बिन कहा जी तो पुलिस ही आई। फिर मेरे दिमाग में आई, मैं तत्काल गेट कुंडी खोल के और जो ठगी साइबर ठगी के लोग थे उनको मोबाइल दिखाया कि ये लो पुलिस सही बात कर लो। तो पुलिस को देखकर उन्होंने सारे डिलीट कर दिए, पूरे ट्रांजैक्शन जो मुझे डाले थे उन्होंने व्हाट्सएप पे सारे डिलीट कर दिए। और मैं समझ में नहीं पाया था कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। बाद में मुझे समझ में आई कि अरेस्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। तो अब आप क्या जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप जैसा जो है समझदार आदमी, जैसे जो है लोग बुद्धिजीवी कहते हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके साथ अगर ये चीज़ हो सकती है तो फिर दूसरे लोगों को तो बहुत आसान होगा ये। मैं जब से घबराया हुआ था और मैं डिजिटल अरेस्ट के विषय में मैंने ज़्यादा देखा नहीं था उसमें, इसलिए मुझे बाद में समझ में आया कि ये डिजिटल अरेस्ट कुछ होता ही नहीं है। तो कि मेरा अभी जो अभियान चल रहा है पुलिस द्वारा, माननीय एसपी साहब द्वारा, बहुत सराहनीय कदम है। और मैंने भी इसके बाद मेरी घटनाक्रम के बाद मैंने सीएम साहब को, पीएम साहब को पत्र लिखा कि ये साइबर ठगी ये क्यों हो रही है, इसको यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे, जागरूक क्यों नहीं हो रहे लोग। आपने इस पूरे प्रकरण को लेकर कोई एफआईआर या शिकायत पुलिस में भी की है? पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। अच्छा, कराइए। हाँ बिल्कुल, पुलिस उस पर अभी काम कर रही है। हाँ, पुलिस ने काम करी। तो उसमें जो उन्होंने जो कागज आपको दिए थे वो उनको आपने सुरक्षित रखा? उनको सुरक्षित रखा मैंने, पुलिस को दी? हाँ, टीआई साहब को जाके सारे डॉक्यूमेंट्स बताए कि ये इस तरह की ठगी चल रही है। उन्होंने मेरी मदद की, लेकिन अब वो उन तक कोई पहुंच ही नहीं पाया। चलिए, तो आप किस्मत वाले रहे कि एक लंबी चौड़ी जो है राशि जारी होते होते आप बच गए। अगर पुलिस नहीं होती तो आप कितना भी पैसा दे देते। भाई, घर की पत्नी को लक्ष्मी कहते हैं, वास्तव में वो घर की मेरी पत्नी नहीं, मेरी लक्ष्मी को नहीं तो पता नहीं कितनी लक्ष्मी से हाथ धो बैठते आप जो है। बिल्कुल। मेरा लोगों से यही कहना है कि इस तरह की कॉलों से बचें, फोन न उठाएं, और पुलिस आपकी पूरी मदद कर रही है। मैंने पीएम और सीएम साहब को जो पत्र लिखा उसके बाद से मोबाइलों पे वो जैसे ही फोन आता है तो वो चालू हो जाता है। मेरी बात को भी सुनी गई। मुझे ऐसा लगा कि मेरे बाद से फिर कई घटनाएं लगातार 3-4 दिन पेपरों में आई, फिर इसके बाद बंद हो गई। मुझे तो मतलब डिजिटल अरेस्ट लोग हो जाते हैं मगर ऐसा कुछ होता नहीं? हाँ, डिजिटल हो जाते हैं, पर डिजिटल अरेस्ट की कोई कहानी है ही नहीं है। तो ये थे डॉक्टर अरविंद रघुवंशी, और आप समझ सकते हैं कि डिजिटल अरेस्ट में किस तरह से ये साइबर के ठग जो है शारीरिक और मानसिक और तमाम सारी चीज़ों से लोगों को परेशान करते हैं और उनको ठगते हैं। तो बचे रहिए और साइबर को लेकर जितने भी अपराध हो रहे हैं उन पर जानकारी बनाए रखिए और इससे बचते रहिए। ऐसा नहीं है कि डिजिटल अरेस्ट हो या और भी साइबर ठगी के जितनी भी प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर जागरूकता पहले से ना हो। ट्राई अपनी तरह से काम कर रही है, दूरसंचार अपनी तरह से काम कर रहा है, टेलीविजन या दूसरे और प्रचार माध्यमों से भी लेकर इसको बातचीत कर रहे हैं। समाज में इसको लेकर जागरूकता आनी भी शुरू हो गई है। कुछ लोगों पर इस तरह की जब फोन कॉल या वीडियो कॉल आती हैं तो इसको समझ भी जाते हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण भी है जब उन्हें फंसाने का प्रयास किया गया है मगर लोग नहीं फंसे हैं। ऐसे ही एक युवा व्यवसायी अशोकनगर के अनुज सेठ हैं, उन पर भी जब इस तरह की प्रक्रिया की गई तो देखिए उन्होंने किस तरह से समझदारी का काम लिया और साइबर ठगों को उनकी असलियत भी बताई। पहचान लिए? नहीं पहचाने? नहीं पहचाना तो नहीं है, बोलो आप। भाई याद करे, शाहू बोले, संजय शाहू। अच्छा, हाँ बोलो भैया। पहचान गए ना? हाँ पहचान गए जी। और सुनाए कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। बस सोचा याद ही कर लेते हैं, आप लोग तो याद भी नहीं करते मैं अपनों को। अरे कहाँ हो आजकल? जी, इस समय फिलहाल मैं इधर आया हुआ हूँ दिल्ली। कहाँ पर हो? दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल है ना? हाँ।
हाँ मैं इधर आया हुआ हूँ फिलहाल अपोलो हॉस्पिटल में, काम था एक छोटा सा जी। क्या काम है? और सब बढ़िया है ना? सब बढ़िया। और सब बढ़िया बढ़िया। फैमिली में? हाँ बढ़िया। अच्छा अच्छा, तो मैं सोचा याद ही कर लेता हूँ आपको, एक काम था एक छोटा सा आपसे। बताओ बताओ। बिजी तो नहीं हो? हाँ बिजी तो नहीं हो आप? नहीं बताओ। मैं बोल रहा था ये गूगल पे फोन पे चालू है क्या अपना? हाँ है ना चालू, बताओ क्या करना है। मैं दिक्कत ये है जैसे मैं कुछ पेमेंट भेज रहा हूँ डॉक्टर साहब को ना, अब मेरे वो फोन पे से सीधा जा नहीं रहा उनके पे डायरेक्ट फोन पे। अच्छा अब मैं सोचा आप वाले नंबर पे भेज देता हूँ, फिर मैं आपको नंबर दे दूंगा डॉक्टर साहब का, आप उसमें कर देना। अच्छा। जी ये तो अपना इसी नंबर पे है ना, ये 94 पे। कितना पैसा है? वो ज्यादा नहीं है, वो 45 है, 45,000 ना, उसको 45 देना मुझे तो। अच्छा मैं आपको तो 35 डाल दूंगा, 35,000 ना, अगर हो जाता है तो मेरे से अच्छा। मैं नंबर दे दूंगा आपको जी। तो फोन पे और गूगल पे हाँ क्या करना है आपको? अकाउंट नंबर दे दो ना यार, ट्रांसफर कर देता हूँ यार। साहू जी क्या चिंता कर रहा है वो? अकाउंट नंबर? और क्या हाँ अकाउंट नंबर दे दो। है ना, जी जी 3-4 दिन बाद कर दूंगा। मैं बोल रहा हूँ अनुज, हाँ ये अपना इसी नंबर पे नहीं है या ये 9425 वाले पे? 3-4 दिन बाद कर दूंगा। वो थोड़ा अर्जेंट अभी देना है उसको। अभी देना? अभी तो यार नहीं कर पाऊंगा यार। नहीं वो आपसे नहीं ले रहा मैं तो खाली अपने से डाल रहा हूँ तुम्हारे पे। और फिर मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप उस पर कर देना बाद में। अच्छा जी वो साहू जी मैं जी कह रहा था, जी वो है ना क्या नाम है उसका, ये पंकज त्रिपाठी। हाँ त्रिपाठी पंकज त्रिपाठी। जी जी। वो उसका ऐड देखा है आपने टीवी में? आजकल आ रहा है बहुत। नहीं देखा। है ना? नहीं देखा उसका। हाँ उस ऐड में कहता है वो हम नहीं बनेंगे। देखा नहीं यार? नहीं वो नहीं देखा पंकज त्रिपाठी। देखो उसको, आपको आपके लिए अच्छा है वो। आप फोन वोन भी नहीं कर पाओगे ऐसे किसी को, फिर देखना चाहिए आपको। चलो मैं अभी देखता हूँ किस नाम से। पंकज त्रिपाठी के नाम से ही है, देखो आप गूगल पर, अच्छा ऐड है, आप लोगों के लिए ही है। ओके। इस पूरे मामले को लेकर एक बात बहुत गंभीरता से कही और सुनी जानी चाहिए और जिसको मुद्दा बनाकर उस पर बात की जानी चाहिए, वो ये है कि तमाम सारे प्रयासों के बाद भी ये लगातार अगर साइबर से जुड़े अपराध बढ़ रहे हैं और इन पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा, तो कानून में उसको इतना गंभीरता से भी लेने की जरूरत है। लोग बताते हैं, जो विशेषज्ञ उनका कहना है कि वर्तमान की जो धाराएं हैं वो इस संगठित अपराध को इस तरह से रोक पाने में शायद उतनी माफिक नहीं हो पा रही या उतनी जो है गंभीर नहीं है जितनी की ज़रूरत है। इसलिए कानून में बदलाव और जो कठोरता है उसको थोड़ी सी बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। धाराओं के हिसाब से जुर्माना और दूसरी चीज़ों को भी इसमें थोड़ा सा गंभीर और कठोर करना पड़ेगा। तो दोनों तरह से, एक तरह से समाज की जागरूकता, पुलिस का अपना तंत्र और कानून को नए तरीके से इस पर काम करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आने वाले समय में जब AI और डीप फेक वाली चीज़ें जब ज़्यादा आएंगी तब इन सब चीज़ों से सामना करना और कठिन होगा, पुलिस को भी, सिस्टम को भी और समाज को भी। तो जागरूक रहिए, बचे रहिए और कैसे भी करके साइबर ठगों के झांसे में नहीं आइए, क्योंकि तमाम सारी चीज़ें आपके बीच में बताई जा रही हैं। ये भी बताया जा रहा है कि कैसे ठगते हैं और ये भी बताया जा रहा है कैसे बचते हैं। तो आप रुकिए, सोचिए और अपने विवेक से काम लीजिए। नमस्कार।